की भूगोल, और बुक का नाम है भारत भौतिक पर्यावरण, और ये अध्याय 5 है जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति, और पार्ट सेकंड आज हम इसका पढ़ने वाले हैं और इसमें ये पूरा चैप्टर कवर करवा दिया जाएगा। पार्ट फर्स्ट जो है वो अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। और बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए पार्ट सेकंड हम स्टार्ट करेंगे अपना। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों वो है वन संरक्षण नीति। तो जो वन संरक्षण नीति है इसका मतलब है, वन का मतलब होता है जंगल, तो जंगलों को बचाने के लिए जो सरकार ने नीति बनाई 1952 के अंदर, उस नीति के बारे में पढ़ेंगे, उस नीति के उद्देश्य क्या थे और उस नीति का मतलब क्या था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो भारत सरकार ने क्या करा कि पूरे देश में वन संरक्षण नीति 1952 में लागू करी। ठीक है, आपको डेट याद रखनी है, सॉरी ईयर याद रखना है, 1952 में लागू करी। और ये जो नीति थी इसको फिर 1988 में संशोधित किया गया। संशोधित का मतलब है इस नीति के अंदर जो नियम थे उनको थोड़ा बहुत उसमें बदलाव करा गया। संशोधन का मतलब होता है बदलाव। और इसके अनुसार क्या है कि सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंधन पर बल देगी, ऐसा सोचा गया कि मतलब सरकार ये वन संरक्षण नीति के द्वारा जो पेड़ है उनका प्रबंधन करेगी, मतलब पेड़ पौधों का, जंगलों का प्रबंधन करेगी, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी इनसे लाभ ले सके हैं। जो हमारे वृक्ष हैं, जो हमारे वन हैं, इनका लाभ हमारे आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचे। ऐसा ना हो कि सारा लाभ आज की ही वर्तमान पीढ़ी ले ले, और ऐसे में क्या हो कि मतलब अंधाधुंध जो है वनों का जो है दोहन हो। तो इस तरीके से जो होगा, क्या होगा कि मतलब वनों का प्रबंधन नहीं हो पाएगा। तो ये वनों का ही प्रबंधन करने के लिए जो सतत पोषणीय तरीके से कि आने वाली पीढ़ियां भी इसका इस्तेमाल कर सके, सरकार ने ये नीति पर फिर जोर दिया। और वनों को जो मतलब वनों को संरक्षित करना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, अगर यही नहीं होंगे तो हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे। तो वन संरक्षण जो है मनुष्य के विकास के लिए अति आवश्यक है, सरकार ने ऐसा सोचा। और जो इस नीति को बनाने के उद्देश्य थे वो ये थे कि पहला तो ये उद्देश्य था कि देश के 33% भाग पर वन लगाना। ठीक है, पहला उद्देश्य था देश के 33% भाग पर, हमारे पूरे देश के अंदर लगभग 33% जो हिस्सा है वहां पर जो है वन लगाए जाएं, जंगल हों। और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, और पारिस्थितिकी असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना, जो ऐसे क्षेत्र हैं जो पारिस्थितिक रूप से असंतुलित हैं वहां पर पेड़ लगाना, जंगलों को मतलब बढ़ावा देना। और जैव विविधता का संरक्षण करना, ये जो हमारी प्राकृतिक धरोहर है भारत की, जैव विविधता, क्योंकि हमारे देश में बहुत अलग अलग प्रकार और किस्म और प्रजातियों के जीव जंतु पाए जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। और ऐसे में अगर जंगल नहीं होंगे तो वो कहीं ना कहीं वो सारे जो है उनका अंत हो जाएगा, जितनी भी हमारी जैव विविधता है। तो इसका संरक्षण करने के लिए बहुत जरूरी थी ये नीति। इसका उद्देश्य ये था आनुवांशिक पूल का संरक्षण करना और मृदा अपरदन को रोकना। ठीक है, और मरुस्थलीकरण को रोकना। आपको पता है रेगिस्तान जो होता है उसमें कहीं जंगल तो छोड़ो, पेड़ भी बहुत कम होते हैं। तो अगर मरुस्थलीकरण हो जाए, अगर पेड़ पौधे कहीं नहीं होंगे चारों तरफ, अगर सिर्फ कुछ भी नहीं होगा, ना जंगल ना पेड़ ना पौधे, तो वो मरुस्थलीकरण ही बन जाएगा। एक तरीके से मरुस्थलीकरण होने लगेगा, वो मरुस्थल का ही रूप ले लेगी वो जमीन कभी आने वाले समय में। तो ऐसा ना हो, इसलिए पेड़ पौधे लगाने पर जोर दिया जाए। बाढ़ का प्रभाव कम करने के लिए भी बहुत जरूरी है वनों का होना। जंगल अगर होंगे तो बाढ़ का प्रभाव थोड़ा कम होगा। सूखा नियंत्रण, आपको पता है जहां जिन इलाकों में पेड़ पौधे जंगल कुछ भी नहीं होता वहां पर फिर क्या होता है, पानी की कमी होती है और फिर वहां सूखा होता है। तो सूखा वगैरह से बचने के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये उद्देश्य था। और आगे का उद्देश्य है कि निम्नलिखित भूमि पर सामाजिक वानिकी और वनारोपण करना, मतलब समाज की सहायता से वनों को मतलब लगाना। जो निम्नलिखित भूमि है, ऊसर भूमि है जो उपजाऊ नहीं है वहां पे। और वन आवरण का विस्तार करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा जंगलों का विस्तार करना। और वनों की उत्पादकता बढ़ाई जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा वन लगा के उनकी उत्पादकता बढ़ाकर। और जो वनों पर निर्भर जो ग्रामीण जनजातियां हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनकी पूरी जिंदगी जो है वो जंगलों पर ही आश्रित है। ठीक है, तो भाई जो ऐसी जनजातियां हैं जो मतलब इन पर आश्रित होती हैं वनों पे, और वनों से जो इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन वगैरह के लिए जो है मतलब वो वनों पर आश्रित होते हैं, तो ऐसे लोगों को ये सब चीजें उपलब्ध करवाना, ये इस नीति का उद्देश्य था। और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना। लोग क्या करते हैं कि मतलब लकड़ियों के लिए फिर वनों की कटाई करते हैं जाके, और जंगलों की कटाई होती है, वृक्षों की कटाई होती है। ऐसे में क्या होता है कि कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है। तो लकड़ी की जगह पर कुछ और वस्तु को प्रयोग में लाना, ये इस नीति का उद्देश्य था। और पेड़ लगाने को बढ़ावा देना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा भारत के अंदर पेड़ लगाए जाएं। पेड़ों की कटाई रुकवाने के लिए जन आंदोलन चलाए जाएं बड़े बड़े, और उसमें खासकर महिलाओं को शामिल किया जाए। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं ही होती हैं जो मतलब जो ग्रामीण महिलाएं
जो जंगलों में जाके और अपने ईंधन के लिए वृक्षों की कटाई करती हैं। तो ऐसे में महिलाओं को जागरूक करना, महिलाओं को समझाना और फिर एक जन आंदोलन चलाना पेड़ों की कटाई को रोक। सामाजिक वानिकी, तो हम इसमें देखेंगे कि सामाजिक वानिकी का मतलब क्या होता है, ये स्टार्ट करते हैं। तो सामाजिक वानिकी का अर्थ ये होता है कि पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण, इन तीनों चीजों के विकास के लिए, इन तीनों चीजों के विकास के उद्देश्य से जो है समाज की मदद से क्या करना कि एक तो वनों का प्रबंधन करना और मतलब भूमि पर वन लगाना, ऊसर भूमि पर जो उपजाऊ नहीं है उस भूमि पर वन लगाना, और उसके साथ साथ क्या करना कि पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से, ठीक है, इन तीनों का विकास हो और मतलब इन तीनों के मतलब मदद हो एक तरीके से कि मतलब पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से, इन तीनों के विकास के मदद के उद्देश्य से क्या हो, वनों का प्रबंधन करा जाए और वनों के प्रबंधन में समाज की भूमिका हो, मतलब समाज ही ये सारा काम करे वन लगाने का और ऊसर भूमि पर वन लगाया जाए। और इसके अर्थ में हम एक और चीज देख सकते हैं कि ये जो शब्द है जो सामाजिक वानिकी, इसका प्रयोग सबसे पहले राष्ट्रीय कृषि आयोग जो भारत का है उसने किया था 1976 से 1979 तक। और आगे बढ़ते हैं। जो सामाजिक वानिकी है उसको तीन भागों में बांटा है राष्ट्रीय कृषि आयोग ने। तो तीन प्रकार की सामाजिक वानिकी होती है, एक होती है शहरी वानिकी, एक होती है ग्रामीण वानिकी और एक होती है फार्म वानिकी। तो एक एक करके हम तीनों की विशेषताएं पढ़ेंगे। और शहरी वानिकी का क्या है मतलब, शहरों में निजी और सार्वजनिक भूमि होती है, जैसे हरित पट्टी, ठीक है, पार्क, सड़क, रेल मार्ग, औद्योगिक और व्यापारिक स्थल, वो जो ये जितनी जगह होती हैं शहरों के अंदर जो सार्वजनिक होती हैं और जो निजी होती हैं, इन पर क्या करना, वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन करना। समझ में आ रहा होगा आपको, शहरों में क्या होता है, यही सब चीजें होती है। तो यहाँ पर इन सब जगहों पर क्या करना, पेड़ लगाना। ग्रामीण वानिकी का मतलब क्या होता है कि कृषि वानिकी, एक तो खेती वगैरह करना और समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा देना। मतलब ग्रामीण के अंदर क्या हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा जो मतलब खेत वगैरह है उनको बढ़ावा देना। और फार्म वानिकी जो होती है इसके अंदर क्या होता है कि कृषि योग्य तथा बंजर भूमि, दो प्रकार की जो अलग अलग भूमियां होती है, एक तो होती है कृषि योग्य भूमि जो उपजाऊ होती है और एक होती है बंजर भूमि। तो इन पर पेड़ लगाना और फसलें उगाना, जिससे फिर खाद्यान्न, चारा, ईंधन और फल सब्जियां मिल सके। तो ये तीन प्रकार की वानिकियां होती हैं, ये आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है वन्य प्राणी। जो जंगली प्राणी है हमारे वन के, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है टॉपिक। तो वन्य प्राणियों की संख्या में कमी हुई है, आपको अगर पता हो तो हमारे जो जंगली जानवर हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसका कारण क्या है, एक तो है औद्योगिकी, आपकी औद्योगिक और तकनीकी विकास के कारण जो हमारी टेक्नोलॉजी और ये उद्योग फैक्ट्रियां बढ़ती जा रही हैं, इसके कारण हम जंगलों का सफाया करते जा रहे हैं और जो हमारे वन्य प्राणी होते हैं उनका कहीं ना कहीं उनकी संख्या में कमी आती जा रही है, क्योंकि जो उनके आवास स्थल हैं जहां वो रहते हैं, अगर वही नहीं रहेंगे तो वो फिर कहाँ रहेंगे। और खेती, मानवीय बस्तियां, जो मनुष्यों की बस्तियां बढ़ती जा रही हैं, सड़कें, खदान, जलाशय, इन सब के लिए क्या हो रहा है कि जमीन से वनों की सफाई करी जा रही है। ये सारी सड़कें वगैरह बनाने के लिए क्या हो रहा है, जंगलों की सफाई करके सड़कें बनाई जा रही हैं, वहां पे मानवीय बस्तियां बसाई जा रही हैं जंगलों को साफ करके। ऐसे में क्या हो रहा है, वन्य प्राणी जो है उनकी संख्या में कमी आ रही है। और जो स्थानीय लोग हैं वो चारे, ईंधन और इमारती लकड़ी के लिए पेड़ों की कटाई करते हैं, इससे भी वन्य प्राणियों की संख्या में कमी आई है। जो पालतू पशुओं के लिए नए चारागाह की खोज में, ठीक है, पालतू पशुओं के लिए नए चारागाह की खोज में जो मानव ने क्या किया है कि वन्य जीवों और उनके आवासों को नष्ट कर दिया है अपने पालतू पशुओं को चराने के लिए। दूसरों जो दूसरे पशु हैं, जो जंगली पशु हैं, वन्य प्राणी हैं, उनके एरिया में जाके और सारा जो चरागाह वगैरह का इस्तेमाल करके और उनका जीवन खत्म करना। और आगे बढ़ते हैं, रजवाड़े और जो संभ्रांत वर्ग, ये काफी अच्छा पॉइंट है। इसमें क्या है, जो पहले के राजा महाराजा होते थे, रजवाड़े होते थे, वो अपने टाइम पास के लिए, एक तरीके से अपने मनोरंजन के लिए वो क्या करते थे कि शिकार क्रीड़ा करते थे, खेल खेलते थे शिकार का, जिसमें वो चाहे शेर हो चाहे कोई भी जानवर हो, एक ही बार में सैकड़ों वन्य जीवों को शिकार करके आते थे वो, और वो क्या करते थे कि आनंद लेते थे। इस तरीके से वन्य प्राणियों की संख्या में कमी आई है, जो कि एक गलत काम था। और व्यापारिक महत्व के लिए भी अभी भी मतलब बहुत सारे जो ऐसे जानवर हैं जिनकी चमड़ी हो या कोई जैसे हाथी का दांत हो, ये सारी चीजें होती है जो व्यापार की दृष्टि से काफी महंगी बिकती हैं। तो लोग जो है वो क्या करते हैं, जानवरों को व्यापारिक दृष्टि से भी मारते हैं। और जंगलों में अगर कभी कभार आग लग जाए तो उससे भी बहुत सारे वन्य प्राणियों की संख्या में कमी आ जाती है।
अब हम देखते हैं कि भारत में वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने क्या किया। इससे पहले मैंने आपको बताया पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए तो वन संरक्षण नीति बनाई। अब जो हमारे जंगली जानवर हैं, प्राणी हैं, उनको बचाने के लिए सरकार ने क्या करा, आइए देखते हैं। तो आप देखोगे कि मतलब जो हमारे जंगली जानवर हैं उनकी संख्या में कमी आई है। अब सरकार ने बचाने के लिए क्या किया, सरकार ने वन्य प्राणी अधिनियम बनाया। वन्य प्राणी अधिनियम एक ऐसा नियम था जो 1972 में पास हुआ और जो कि वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। मतलब कानूनी रूप से जो जंगली जानवर और वन्य प्राणी हैं उनको रक्षा प्रदान करता है ये। और इस नियम को बनाने का उद्देश्य था वो ये था कि जो कुछ सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियां हैं, मतलब ऐसी लिस्ट बना रखी है कुछ प्रजातियों की जिनके ऊपर संकट मंडरा रहा है, वो प्रजातियां लुप्त होने वाली हैं, उन प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना। और दूसरा उद्देश्य ये था कि सरकार द्वारा निर्धारित नेशनल पार्क जो बनाए गए हैं और जो पशु विहार बनाए गए हैं, जो ऐसे संरक्षित इलाके होते हैं, जो रिजर्व इलाके होते हैं, जो सिर्फ जानवरों के लिए होते हैं, उनको कानूनी सहायता प्रदान करना। तो ये दो तरीके से इसका ये उद्देश्य था, दो उद्देश्य आपको मैंने बताए हैं। और इस नियम को फिर 1991 में पूरी तरह से संशोधित कर दिया गया, जिसके तहत कठोर सजा का प्रावधान किया गया। इससे पहले तक जो ये नियम था इतना कठोर नहीं था और 1991 में इसमें ऐसे ऐसे फिर नियम कानून और जोड़ दिए गए जिसमें कठोर से कठोर सजा का भी नियम बना दिया गया। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे इन जीवों को मारता है तो उसको बहुत कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। अब ये तो हो गया हमारा वन्य प्राणी अधिनियम। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीव मंडल निचय। अब ये जीव मंडल निचय क्या होता है, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, इसका अर्थ देखते हैं। ये जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र होते हैं, ठीक है, मतलब जो रिजर्व इलाके होते हैं ये। और ये आरक्षित क्षेत्र विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। मतलब ये तटीय और भौमिक दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र इसमें पाए जाते हैं। और इनको यूनेस्को ने, ठीक है, जो यूनेस्को ने क्या करा है कि मानव और जीवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत एक ऐसा इनका प्रोग्राम है, ठीक है, मानव और जीवमंडल कार्यक्रम का, उसके अंतर्गत मान्यता प्रदान करी है जीवमंडल निचय जो होते हैं, ठीक है। ये ऐसे रिजर्व इलाके होते हैं। और जीवमंडल निचय का जो उद्देश्य होता है वो तीन प्रकार से इसके उद्देश्य होते हैं। एक होता है संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण करना, पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण करना। और दूसरा होता है विकास, पर्यावरण और विकास का मेल जोल करना, मतलब पर्यावरण को मतलब संरक्षित करना। और व्यवस्था, देख रेख करना, ठीक है, जीव जंतुओं की और अपनी जो है इस इन सब की देख रेख करना। और आगे बढ़ते हैं। अब जीवमंडल नीचे जो होते हैं इनको प्राकृतिक अवस्था में रखा जाता है, पूरी तरीके से नेचुरल होते हैं। यहाँ जो जीव जंतु आराम से घूम फिर सकते हैं, अपना जंगल वाला ही उनको पूरा माहौल दिया जाता है। सभी प्रकार की वनस्पति होती है इन जीवमंडल निचय के अंदर। और वन जीवों को संरक्षण दिया जाता है, जो वन्य जीव होते हैं, ठीक है, जंगली जानवर होते हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है, उनको सुरक्षित रखा जाता है इनके अंदर। उदाहरण के लिए आपको बताऊं, नंदा देवी जीवमंडल निचय है, नीलगिरी है, सुंदरबन है, आपने सुना होगा। अब एक एक करके हम इन सबको पढ़ेंगे। तो जो नीलगिरी जीवमंडल निचय है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। तो ये क्या है, इसको 1986 में इसकी स्थापना करी गई। भारत का पहला जीवमंडल निचय है, एक नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। और इसमें क्या है, जो वायनाड है, वायनाड इलाका है, वायनाड वन्य जीवन सुरक्षित क्षेत्र इसमें आता है। नगर होल इसी में आता है, बांदीपुर, मधुमलाई और नीलंबूर। और इसका जो पूरा जंगली इलाका आता है और जो ढाल है पूरी ढकी हुई। और ऊपरी नीलगिरी के पठार, साइलेंट वैली और सिधुवानी की पहाड़ियां, ये जो जगहों के नाम मैंने बताए हैं ये सारे इस जीवमंडल निचय के अंदर आते हैं। और इसका जो टोटल एरिया है वो है 5520 वर्ग किलोमीटर का है। और इसके अंदर जो प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है वो है शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। अर्ध सदाबहार वन भी यहाँ पर पाए जाते हैं और आर्द्र सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। सदाबहार शोलास यहाँ पर पाए जाते हैं। घास के मैदान और दलदल भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये नीलगिरी का जो जीवमंडल नीचे है, इसमें कुछ संकटापन्न प्राणी भी रहते हैं, जैसे नीलगिरी ताहर। गूगल पे जाके आप इसकी फोटो सर्च मारना, नीलगिरी ताहर, आपको एक बारी देखने में आएगा, तो उसको आप जरूर देखना। शेर जैसी दुम वाला बंदर, ये भी यहाँ पर पाया जाता है। और भी कुछ प्राणी हैं जैसे हाथी, बाघ, गोर, संभार और चीतल, ये काफी ज्यादा प्राणी इसमें पाए जाते हैं। और इसकी जो स्थलाकृति है, इसकी जो स्थल की बनावट है, उबड़ खाबड़ है। और पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले 80% फूलदार पौधे इसी नीचे में पाए जाते हैं। इसी नीचे के अंदर ये जो जीवमंडल नीचे है, इसमें लगभग 80% फूलदार पौधे इसी में पाए जाते हैं जो पश्चिमी घाट के होते हैं।
अगला जो जीवमंडल नीचे है वो है नंदा देवी जीवमंडल नीचे। अब इसमें क्या है, इसकी जो लोकेशन है, स्थान है, वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, ये इलाका इसके अंदर आता है। और यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। जो प्रजातियां पाई जाती हैं इन मतलब निचय के अंदर, वो है सिल्वरवुड, लेटिफोली, ऑर्चिड और रोडोड्रॉन। ठीक है, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। और वन्य जीव जो इसके अंदर पाए जाते हैं, हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, सुनहरा बाज और काला बाज। तो आपको जानवर याद रखना, पेड़ याद रखना, कौन से पाए जाते हैं, कहाँ पर है ये निचय, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो जीव मंडल नीचे है वो है सुंदरवन जीव मंडल नीचे। ये जो है ये पश्चिम बंगाल में है, गंगा नदी के दलदली डेल्टा पर बिल्कुल है। इसका जो क्षेत्र एरिया है वो है 9630 वर्ग किलोमीटर। जो वन पाए जाते हैं इसके अंदर वो है मैंग्रोव वन, अनूप वन और वनाच्छादित बहुत सारे द्वीप हैं जो जंगलों से ढके हुए द्वीप हैं। और लगभग 200 रॉयल बंगाल टाइगर इसके अंदर पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वनों में 170 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां हैं, पक्षियों की 170 से ज्यादा प्रजातियां हैं इसके अंदर। और स्वयं को लवणीय और ताजे जल, मतलब नमक वाला और ताजा जल जो है, ऐसे पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालता हुआ जो बाघ होता है, बाघ जो होते हैं वो भी यहाँ पर तैरते रहते हैं इसके अंदर। और वो क्या करते हैं, चीतल, भौंकने वाले मृग, जंगली सुअर और यहाँ तक कि लंगूरों जैसे दुर्लभ शिकार भी वो कर लेते हैं। ठीक है, लंगूर इन सब का शिकार वगैरह भी वो कर लेते हैं। और यहाँ के मैंग्रोव वनों में हेरिशेरा फोमिज नामक, ये इस नाम से एक इमारती लकड़ी है जो यहाँ पाई जाती है, जो कि बहुत बेशकीमती है, काफी महंगी है। अगला जो है जीवमंडल नीचे वो है मन्नार की खाड़ी जीवमंडल नीचे। तो जो मैं आपको ये समझा रहा हूँ जीवमंडल नीचे, ये काफी पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं सारे। ये जो मन्नार की खाड़ी वाला ये है भारत का दक्षिण पूर्वी तट। ठीक है, यहाँ पे इसकी लोकेशन है। समुद्री जैव विविधता अधिक है, मतलब जो पानी की जो मछलियां हैं या जो हैं वो अलग अलग प्रजातियों के इसमें पाए जाते हैं। इसमें लगभग 21 द्वीप आते हैं। और ज्वारनदमुख जो होते हैं, ठीक है, और पुलीन, तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, परवाल द्वीप, लवणीय, अनूप और मैंग्रोव वन, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर। और लगभग 3600 पौधे, जो ये है आपका मन्नार की खाड़ी वाला, लगभग 3600 पौधे और जीवों की संकटापन्न प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां जिन पर संकट मंडरा रहा है, जो लुप्त होने वाली हैं, वो यहाँ पर पाई जाती हैं। जैसे समुद्री गाय, अब आपने समुद्री गाय नहीं देखी होगी, आप इसको भी गूगल करके एक बार देखना, समुद्री गाय जिसको सी काऊ भी कहते हैं, आपको फोटो दिखेगा, उसको आप जरूर देखना।